नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और जीएस इन शॉर्ट्स में आप लोगों का स्वागत है। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि सीधे-सीधे परीक्षा में जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि अभी हम टीजीटी सोशल साइंस के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, उसके प्रीवियस ईयर में काम कर रहे थे। तो प्रीवियस ईयर का अगला लेक्चर आने ही वाला है। तो उससे पहले कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं लेकिन आसान नहीं होते, कई बार उनसे जटिल क्वेश्चन बन जाते हैं उसके ऊपर। तो सहायक संधि, ये इस पहले टॉपिक से हम लोग लेके शुरू करेंगे। ये लेक्चर खास तौर से बहुत छोटे होंगे और इसमें एक विषय ही पूरा लिया जाएगा और उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो आधुनिक भारत में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी, इम्पॉर्टेंट तरीका था रिजीम को अपने बढ़ाने का, है ना, अंग्रेजों के द्वारा। क्या है ये सहायक संधि? इंग्लिश में इसको सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं। सब्सिडरी अलायंस, ऑफ कोर्स आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और फटाफट इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सहायक संधि बेसिकली अगर हम इसको देखा जाए तो फ्रांसीसियों के द्वारा जनरेट किया हुआ ये कंसेप्ट था। डुप्ले की अगर हम बात करें तो ना 1740 के आसपास में इसको ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किया। ईस्ट इंडिया कंपनी अगर बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चौथे गवर्नर जनरल थे, बहुत फेमस नाम है, लॉर्ड वेलेस्ली, 1798 में आते हैं। वेलेस्ली बेसिकली सब्सिडरी अलायंस को सक्सेसफुल तरीके से भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लेआउट करने में श्रेय जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को, जो 1798 से 1805 के पीरियड में इन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पे इस संधि को बढ़ाया भारत के छोटे छोटे रजवाड़ों तक। अब था क्या ये बेसिकली अंग्रेजों की एक ऐसी सोची समझी साजिश थी जिसमें वो अपने स्टेट को प्रोटेक्ट रखते हुए एक बफर स्टेट तैयार कर रहे थे, जिसमें अगर उनके ऊपर कोई अटैक हो तो बफर स्टेट में ही सारी चीज़ें सुलझ जाएं और अपनी आर्मी के खर्चे उनके निकलते रहें। इसको अगर हम साधारण भाषा में समझें, देखिए कुछ इस तरह की एक्टिविटी थी। मान लीजिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना अपना साम्राज्य, अपना क्षेत्र है ना। तो यहाँ पे कुछ राज्य हैं, है ना, कुछ राज्य यहाँ पे हैं, कुछ राज्य यहाँ पे हैं, कुछ राज्य यहाँ पे हैं। और उस समय एक सिचुएशन थी कि राज्यों की आपस में बनती नहीं थी, है ना। मराठों में भी कई सारे हिस्से थे। एक दूसरे का डर दिखा के अंग्रेज उनको बोलते थे कि देखो तुम हमारे साथ दोस्ती कर लो, नहीं तो ये तुम पे अटैक कर देगा तो तुम तो कहाँ रहोगे, मर जाओगे। तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो कि तो मेरी सेना तुम्हारे यहाँ पहुंच जाएगी, है ना, हम इसकी तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। तो शत्रु का भय दिखाकर और जबरदस्ती अपने साथ मिला लेना, है ना, इसको सहायक संधि बोलेगा। और जबरदस्ती की हम आपकी सहायता करेंगे, है ना, और उसके बदले में आप हमें कुछ हेल्प करना। सोच शुरुआत इस तरह से होती थी। अब इसमें जो राज्य दूसरे राज्यों से डर के कि हाँ भाई उस राज्य से चलो मुझे बचने के लिए इस शक्ति के साथ में मिल जाता हूँ, तो इसमें क्या होता था कि जैसे ही किसी राज्य ने सहायक संधि की तो उस राज्य की विदेश नीति पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में होती थी। अब ये राज्य डिसाइड नहीं करेगा कि उसका कौन दोस्त होगा, कौन दुश्मन होगा, किससे कौन मित्र होगा, कौन शत्रु होगा। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करती थी कि आप किससे मित्रता करोगे, किससे आप मित्रता नहीं करोगे। इसके साथ साथ जो सेनाएं पहुंच जाती थी इनकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, इनके दरबार में या इनके क्षेत्र में, उन सेनाओं का खर्चा भी इन्हीं स्टेट से ही लिया जाता था। इनका परमानेंट एक मेंबर इनके दरबार में रहता था जो कि इनकी विदेश नीति को फॉलो करता था। अगर कोई युद्ध होता भी था इनको बचाने के लिए किसी दूसरे से, तो उस पूरे युद्ध का खर्चा भी इन्हें ही देना पड़ता था, इन राज्यों को। तो एक प्रकार का ये हर सिचुएशन में एक विन विन सिचुएशन थी। और इसी को अगर आप देखो तो अगर सारे राज्यों धीरे धीरे अगर ये आप अलायंस कर लो तो एक बफर स्टेट क्रिएट हो गया आपका ना। मतलब ये आपके राज्य नहीं है, है ना, लेकिन फिर भी आपकी सारी सेनाएं, सारी व्यवस्थाएं, इनके सारे सामरिक ठिकाने आप ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। अब कोई बाहर से अगर अटैक आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी पे तो पहले तो यही राज्य झेलेंगे, है ना। तो अपना स्टेट भी सेफ कर लिया, अपने खर्चे भी इनके ऊपर डाल दिए सिर्फ डर दिखा के, और अपने क्षेत्रों को मजबूत करता रहा। और जहां जहां पे समय समय पे फिर इन पे कब्जा भी कर लिया। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं सहायक संधि और विलय की नीति में, वो दोनों डिफरेंट चीज थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो अलग था, वो 1848 के आसपास आया था डलहौजी के टाइम में। ये करीब 50 साल पहले की घटना है। सहायक संधि जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करीब 50 साल बाद आया। तो ये था सहायक संधि। कई सारे स्टेट्स ने सहायक संधि मानी। अब क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि कौन से वो स्टेट हैं जिन्होंने सहायक संधि को अडॉप्ट किया। ये है वो स्टेट, आपके आगे देखें तो। चैनल में पहली बार है ना तो जरूर 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 इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया तो जरूर कर लीजिए, वहाँ पे स्टैटिक जीके आ रही है सब जबरदस्त। मैं बता दूं कि जो आपके डीएसएसबी का
स्ट्रैटेजी का पोर्शन है, लगभग आपको 50% क्वेश्चन वहीं से मिलने वाले हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको यहाँ हैदराबाद को देखना पड़ेगा। सहायक संधि को मानने वाला सबसे पहला जो राज्य था वो हैदराबाद के निजाम थे, ठीक है ना। उसके बाद आपके तंजौर, मैसूर, फिर ये सारे मराठा, अवध फिर मराठास हुए ना। ये देखिए सारी सिंधिया, पेशवा, गायकवाड़, सारे अलग अलग मराठा थे। अवध भी इसमें आया। 1799 से और 1803 तक लगभग ये सारे स्टेट सब्सिडरी लाइंस का हिस्सा बन चुके थे। और आप देखेंगे तो इनमें से बहुत सारे स्टेट्स उसके बाद कमजोर ही बने रहे, है ना। तो खास तौर से ये पॉलिसी थी इनकी कि किस प्रकार से एक बफर स्टेट क्रिएट करके एक अपने जैसा ही राज्य डेवलप कर लेना है, और बिना किसी लागत, बिना किसी समस्याओं के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ छोटा सा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, बहुत छोटे से में। अभी तो थोड़ा 5 मिनट का भी हो गया है, हम अगले लेक्चर्स में और इसको पॉइंट टू पॉइंट 2 से 3 मिनट में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अब इससे जो क्वेश्चन आएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसको फिनिश कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।